भाई स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शाम को 6 बज चुके हैं तो सभी को पहले गुड इवनिंग। और साथ में गाइस जो पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग प्रेजेंट सर लिखें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वे लोग न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। न्यू स्टूडेंट को मैं बता दूं, डेली मॉर्निंग में आपको हम 6 क्वेश्चन देता हूं और ऐसा मैं 70 दिनों तक करने वाला हूँ। 70 दिनों तक करेंगे 420 क्वेश्चन। आप लोगों का 420 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 क्वेश्चन के लिए मैं 420 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं। अगर आप ये कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। डेली के डेली क्वेश्चंस मैं सुबह में देता हूं, शाम को सोल्यूशन कराता हूं। सुबह में क्यों देता हूं? सुबह में इसलिए देता हूं कि सुबह में आप क्वेश्चन को लोगे, दिन भर अपने से एक बार उनको सभी क्वेश्चंस को देखोगे कि कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन दिया हूं, क्योंकि मैं पूरी किताब से देता हूं, पूरे सिलेबस से देता हूं क्वेश्चंस को। एक ही चैप्टर का क्वेश्चन नहीं देता हूं, ठीक है। तो सुबह में हम इसलिए क्वेश्चन देता हूं कि आप पूरा का पूरा एक ही साथ देखोगे, समझोगे, और हो सके तो सभी क्वेश्चंस का सलूशन करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। और 400 से अधिक स्टूडेंट डेली भेजते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो, आप भी कर रहे हो ऐसा, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। जितने स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज उनका 83 क्वेश्चन हो जाएगा जो स्टूडेंट पहले दिन से कर रहे हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं आज से शुरू कर सकते हैं पहले क्वेश्चन से। ये 83 क्वेश्चन का जो वीडियोज है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एक एक करके डेली डेली देख लीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कर लीजिए ये 420 क्वेश्चन। अगर आप 420 क्वेश्चन कर लेते हो तो निश्चित रूप से 26 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके बाद गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, कल शाम को क्या हुआ था, काफी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे। कल जो मैं सुबह में क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन शाम को नहीं दे पाया, किसी अन्य क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए सुबह वाले क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन था शाम को नहीं करा पाया था। क्यों नहीं करा पाया था? क्योंकि उसका वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा एक नया लेक्चर बना लेता हूं जिसमें आप नए क्वेश्चन ले लेता हूं और क्वेश्चन देकर आपको सोल्यूशन भी करा देता हूं। नए क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं करा दिया कल। तो नए क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन किया हो तो उस नए क्वेश्चंस को लिख लेना, और कल वाले जो क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन मैं देख रहा हूं किसी अन्य टाइम में अपलोड कर दूंगा। टेंशन मत लेना, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं सोल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर तो आप जुड़े ही हो, एक दो दिन में देख रहा हूँ, ठीक है। आज जो मॉर्निंग में क्वेश्चन दिया गया था यही सभी क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्म में दिया था। क्वेश्चन स्क्रीन वीडियो के जरिए दिया था। क्यों दिया था स्क्रीन वीडियो के जरिए? क्योंकि ये टेक्निकल एरर की वजह से ये वीडियो लेक्चर शूट नहीं हो पा रही थी, ठीक है, इसलिए मैं दिया था। मैंने सोचा कि कल शाम को आपका वेस्ट न जाए टाइम, आप कल शाम को भी 6 क्वेश्चन करो, आज सुबह भी 6 क्वेश्चन करो। अगर मैं इतनी समस्याओं के बाद भी आपको क्वेश्चन दे सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? डेली का डेली करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ये समझ लेना। अगर ऐसा कर लेते हो तो 90% आ जाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। साथ में आज 7 बजे आपको, देखिए ये क्वेश्चन आपको 6 से 7 के बीच में मिलता है। मैं कहता हूं टेक्निकल टीम से अपने कि आप सुबह 6 बजे ही अपलोड कर दिया करो। उनकी भी समस्याएं हैं, काफ़ी वीडियोज करनी पड़ती है उनको, ऑफिशियल साइट की क्लासेज प्लस में यहाँ की क्लासेज सब मैनेज करना पड़ता है, तो समस्याएं आती हैं, तो थोड़ा मोड़ा लेट करता है। लेकिन ये वीडियो आपको 6 से 7 के बीच में मिल जाता है, और जो थियरी वाला क्लास का वीडियो वह 7 से 8 के बीच में मिल जाता है। इसलिए आप निफिक्र होकर 7 से 8 के बीच में देख लिया करें, इसे 6 से 7 के बीच में देख लिया करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण और वेग स्थिरांक लिखिए। तो हेडिंग करिएगा प्रथम कोटि की अपक्रिया, कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अपक्रिया। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप परेशान मत होना, आज हम प्रथम कोटि की अपक्रिया बता रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल बता रहे हैं और एक उसका डायरेक्ट सूत्र बता दे रहे हैं। कभी अन्य हम इस क्वेश्चन को लेंगे तो फिर प्रथम कोटि अपक्रिया की परिभाषा बताऊंगा और वहां पर उसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, और कभी अन्य फिर दोबारा लेंगे तो इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। इस प्रकार से 3 बार में प्रथम कोटि की अपक्रिया पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। 420 क्वेश्चन अपने को कराना है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें, ध्यान से सुनना इसका डिफिनीशन पहले, वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। क्या होती है? वह अपक्रिया जिसका दर या जिसकी दर अभिकारक के, अभिकारक किसे कहते हैं? जो आपस में जुड़कर बनते हैं जिससे, उसे अभिकारक कहते हैं। अभी मैं बताता हूं। वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक कारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है,
होता है। मैं छोटा सा डिफिनेशन लिखाता हूँ, याद करने में भी समस्याएं नहीं होती होंगी आपको। वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखना है तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? 2N2O5 इसे गर्म किया जाता है। 2N2O5 इसे गर्म किया जाता है तो यह आपका 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है। इसमें देखिए इस यह अपक्रिया की जो गति है, अपक्रिया की जो दर है, अपक्रिया होने की जो आपकी इसकी प्रक्रिया है, इसमें इसकी जो है दर वह आपको केवल और केवल N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसे कहते हैं, तो इसके समानुपाती होता है, मतलब इसी के एक घात के समानुपाती होता है, इसलिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण आपका ये हुआ, उदाहरण के रूप में 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2। यह है, देखिए किसी कोट की अभिक्रिया, किस कोट की अभिक्रिया है ये आप लोग आंखों से देखकर नहीं बता सकते हैं। इसे आपको बताने के लिए इसका एक प्रयोग होता है और आपको याद करना पड़ेगा कि ये अभिक्रिया है, इसकी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर एक N2O5 इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन जरा सोचना H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl, इसमें क्या है? ये आप कहोगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नहीं, ये द्वितीय कोटि की नहीं, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये आप लोग देखकर आंखों से नहीं बता सकते कौन सी अभिक्रिया कितनी कोटि की होती है, इसे आपको याद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना। 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की। और एग्जाम्पल है आपके बुक में, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद करो, एक एग्जाम्पल अगली बार मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको अमोनिया बनाने के हैबर विधि वाला भी आपको किस कोटि की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, ये सभी चीजें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उस एग्जाम्पल ये हुआ। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का सूत्र। अब हम लोग वेग स्थिरांक का सूत्र देखते हैं। वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? होता है 2.203 अपान टी, 2.203 अपान टी। ठीक है, अब समझना, log बेस 10 होता है a अपान a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला होता है। क्या है? 2.203 अपान टी इज इक्वल टू log a अपान a माइनस एक्स, जहां पर k आपका क्या है? k है आपका वेग स्थिरांक, t समय है, और आपका a प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स t समय बाद सांद्रता। समझना, यहाँ पर ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का डिफिनीशन है, ये एग्जाम्पल है। ये तीन चीजें आपके सामने हैं, इसे सीधे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे अधिक मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। आज इतना पढ़ो, उसके बाद मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मैं मात्रक भी बताऊंगा, साथ में मात्रक तो आप लोगों को आता भी होगा, कमेंट करके मुझे बताना मैं नहीं बता रहा हूँ, या फिर खोज के बताना, मात्रक याद हो जाएगा। साथ में शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी मात्रक बताना, खोज के मैं बताया था आपको। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की मैं मात्रक भी बताऊंगा अगली बार, अगर आप लोग आता है तो लिख देना। साथ में इसके लिए मैं इसका ये जो होता है ये फार्मूला, इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, और उस पर न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा। अगले कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको भी ले लूँगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक ही दिन मैं इसी का ले लेता तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाता और फिर कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आता जरूर, लेकिन एक ही क्वेश्चन हो पाता ना। ऐसे क्या है कि आप 3 दिन में इसे पढ़ेंगे तो 3 बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जब 3 बार आपके क्वेश्चन सामने आएगा तो 3 बार आपको इसको पढ़ने को मिलेगा, तो 3 बार में आपको ये दिमाग में तो बैठ ही जाएगा। इसलिए टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैं अरेंज किया हूँ आपके क्लास को।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद चलते हैं अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। देखना अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। आणविकता हेडिंग कर लेना आप लोग, अभिक्रिया की आणविकता। आप इस सभी क्वेश्चंस का एक सेपरेट रफी पे लिखिए, लेकिन सेपरेट बुक पर लिखिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय में इसी को रिवीजन करके जाना आप लोग, बहुत हेल्प करेगा। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता देखना, किसी भी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, क्या होती है इसकी? किसी भी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए जो कोटि होती है उसमें क्या होता है, वह अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता पर रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्धारित करती है उसे कहते हैं अपक्रिया की कोटि। लेकिन यहाँ पर आणविकता क्या होती है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया के, संतुलित रासायनिक अपक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखना इसमें अंतर पूछता है, आपके एग्जाम में अंतर क्या पूछता है? अपक्रिया की कोटि तथा अपक्रिया की आणविकता में अंतर। मैं एक दिन अपक्रिया की कोटि और आणविकता को एक साथ लेकर आऊंगा, वहां पर आपको अंतर बताऊंगा। लेकिन आज अपक्रिया की आणविकता के बारे में समझ लेना कि किसी भी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक अपक्रिया में समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल के रूप में H2 + Cl2 HCl 2HCl, यहाँ पर अभिकारक कौन है? ये सभी अभिकारक हैं, या और ये उत्पाद है। ये क्या है? अभिकारक और ये उत्पाद है। तो इसमें भाग कितने ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, H2 ले रहा है, Cl2 ले रहा है, तो यहां पर 2 आणविक है, आणविकता 2 आणविकता होगा। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप एग्जाम्पल H2O2। ये हाइड्रोजन पराक्साइड है और ये आप गर्म होता है, H2O प्लस ऑक्सीजन देता है, H2O प्लस ऑक्सीजन देता है, ½ O2 देता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हैं या ½ O2 देता है। तो ये अपक्रिया है। इस अपक्रिया को, इसकी आणविकता कितना है? ये अभिकारक है, ये कितनी संख्या इसकी? 1 संख्या, इसलिए इसकी आणविकता 1 होगी। तो बोलिए अपक्रिया की आणविकता समझ में आई कि नहीं? अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताया प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल क्या था? 2N2O5, ये बताया था ना, 4NO2 था और प्लस O2 था। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 10। हाँ, इसकी आपको आणविकता बतानी है, लिखकर मुझे आणविकता इसका बताना थे, इसकी आणविकता कितनी होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग। आणविकता के बाद चलते हैं औसत वेग कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। औसत वेग भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, शायद ये 2016 या 17 में पूछा गया था। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस समय, वे लोग इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन लिखकर भेज रहे हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, काफ़ी जवाब भी देता हूं, कुछ लोगों को नहीं दे पाता, तो परेशान मत होना। 500 से अधिक स्टूडेंट भेजे थे आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, देखना यहाँ पर इस अपक्रिया की औसत वेग ज्ञात करनी है। तो औसत वेग क्या होता है इसके चक्कर में नहीं पड़ते, आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इसका औसत वेग आप लिख सकते हो। देखना ध्यान से, अपक्रिया क्या है? N2
नहीं N1 है, ठीक है, N1A प्लस N2B गिव्स आउट M1C प्लस M2D। किसी इसका औसत वेग लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एक को ए का हम लिखेंगे ए के विलुप्त होने की दर। कैसे लिखेंगे? ए के विलुप्त, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप लोग, क्योंकि कल आप लोग लिखे थे कि 5वां क्वेश्चन यानी कि शायद 75 नंबर क्वेश्चन था कल का, वो आपको नहीं आ रहा था, तो मैं उसको एक बार और लूँगा जो आपका XCF2 था, शायद XCF2 की संरचना था, तो इसे हम लूँगा, आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किए थे, आप लोग परेशान मत होना, मैं समझा दूंगा अन्य वीडियो में लेकर। और जल्दी वर्ग 18 के तत्व लेकर आ रहा हूँ। पी ब्लॉक का जो मैं थियरी क्लास चली उसको भी देखा करिएगा, वर्ग 18 के तत्व पढ़ाऊंगा तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। टेंशन क्यों लिए हो, दोनों तो लेकर चल रहे हैं साथ में। ये देखिए ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर क्या होती है? देखो ध्यान से समझो, ए के विलुप्त होने की दर क्या करोगे? किसी की का भी दर निकालना होता है तो आप लिखते हो इस प्रकार से, समझना ट्रिक है। आप dA/dt लिखोगे, नीचे टाइम होगा, ऊपर आपका डी लिखोगे, लेकिन यहाँ पर औसत वेग है, ताक्षणिक वेग नहीं है, इसलिए हम लोग ΔA/ΔT लिखेंगे। फिर से समझना, बड़े बड़े लिखता हूँ। अगर ए के विलुप्त होने की दर लिखना है आपको तो क्या लिखना है यहाँ पर? ΔA/ΔT, ठीक है। ए के विलुप्त, चूंकि ए विलुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है, इसलिए इसके आगे निगेटिव लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव होगा। और एक चीज और देखना, अगर यहां पर किसी का गुणा होता है उससे भाग दे देते हैं, इसलिए 1/N1 हो जाएगा। यह हो गया ए के विलुप्त होने की दर। चूंकि ए खत्म हो रहा है, सी बन रहा है, चूंकि यहां से ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करके सी बना रहे हैं, तो ए विलुप्त हो रहा है, तो ए विलुप्त होने की दर कैसे लिखोगे? सबसे पहले ΔA लिखोगे, नीचे ΔT लिखोगे, ठीक है। चूंकि विलुप्त हो रहा है इसलिए आगे माइनस लिखोगे, और माइनस के आगे जो ये n होती है, ये संख्या होता है, उसका भाग दे दोगे। ये हो गया इसकी, ये आपका सिस्टम हो गया, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। आगे समझना ध्यान से। अब b का विलुप्त होने की दर, b के, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, उसका आणविकता कमेंट बॉक्स में, सॉरी एक क्वेश्चन दूंगा, उसका औसत वेग का जो सूत्र होता है वह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। बी के विलुप्त होने की दर, विलुप्त दर क्या है आपका? विलुप्त होने की दर क्या होगा? ΔB लिखोगे अपान ΔT लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे? चूंकि विलुप्त हो रहा है इसलिए माइनस लिखोगे, और ये बी के आगे जो संख्या है उससे भाग दोगे। ये हो गया आपके बी के विलुप्त होने की दर। अब बनेगा, चूंकि ए का विलुप्त हो रहा है, बी विलुप्त हो रहा है, लेकिन सी तो बन रहा है, सी उत्पाद है, तो सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर कैसे लिखोगे आप लोग? क्या लिखोगे यहाँ पर? ΔC लिखोगे, सेम वही प्रोसेस, और नीचे ΔT लिखोगे। क्योंकि सी बन रहा है, यह विलुप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आगे प्लस लिखोगे, और इसके आगे जो संख्या होगी उससे भाग दे दोगे। समझना, यहाँ पर आप लोग वैसे भी पढ़े होगे। अब क्रिया की दर, अब मैं जल्दी इसको, इस चैप्टर को लेने वाला हूँ पढ़ाने के लिए। पी ब्लॉक खत्म होते ही मैं सोचा हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना कि क्या पढ़ाएं, पी ब्लॉक के बाद क्या पढ़ाएं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, ठीक है। सी की बनने की दर अगर आप लिखोगे तो ΔC/ΔT लिखना, और 1/m से m1 से भाग दे देना, हो गया, लिख लोगे। इसी तरह से डी के बनने की दर, आगे प्लस क्यों है? क्योंकि ये बन रहा है, और ये इसमें माइनस है क्योंकि ये घट रहा है, यहां से घट रहा है, विलुप्त हो रहा है। डी के बनने की दर लिख लेना, क्या लिखोगे? ΔD/ΔT, इसी के लिखने के बाद आगे प्लस हो जाएगा, और 1/m2 से भाग हुआ है। ये आपका पूरा हो गया इसे। अब इसका वेग नियम लिखते समय सोचना, इसका अब आप लिखोगे क्या? औसत वेग। औसत वेग लिखते समय क्या करना? ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये तो वेग हो गया आपका, यही औसत वेग है। इसको लिखोगे इस तरह से, देखना ध्यान से, कुछ नहीं लिखना है, 1/N1 लिखोगे, -1/N1 ΔA/ΔT लिखोगे, ठीक है, बराबर लिखोगे, -1/N2 ΔB/ΔT इसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 1/M1 ΔC/ΔT, ठीक है, इज इक्वल टू 1/M2
डेल्टा टी अपान डेल्टा टी, ऐसे लिखोगे। ये आपका क्या हो गया, औसत वेग। इस तरह से लिखा जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको एक अलग से रिएक्शन दे रहा हूं, इसी टाइप का रिएक्शन है, लिख कर मुझे बताना है कि औसत वेग क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जैसे भी लिखना होता है लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूं। आप लिखकर अगर बता दिए तो मुझे मालूम है कि आपको औसत वेग लिखने कभी नहीं भूलोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है आपके एग्जाम में तो आप कर लोगे। ठीक है, आपको लिखना औसत वेग क्या, इसका 1/n1 x प्लस 1/n2 y गिव्स आउट 1/m1 a प्लस 1/m2 b। इसका लिखकर मुझे बताना है आपका औसत वेग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जितने लोग देख रहे हो, अगर आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर नहीं समझ में आया, मैं कल इसका बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। ऊपर के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि क्लोरीन का बुझा चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, शाम को 7 बजे आज मैं विरंजक चूड़ का वीडियो लेकर आने वाला हूं। विरंजक चूड़ के लेक्चर में आपको ये सभी रिएक्शन बताया जाएगा। क्लोरीन का बुझा चूने के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, विरंजक चूड़ बनता है, मैं वहां पर बताऊंगा आपको। वैसे मैं यहां पर रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, लेकिन शाम को 7 बजे यानी कि 1 घंटे बाद 7 से 8 के बीच में कभी भी वो वीडियो आ जाएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। पहले 90 मिनट का लेक्चर लेने के लिए सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि 90 मिनट के लेक्चर में आप लोग बोरिंग भी होते होंगे, याद भी नहीं होता होगा। मैं सोचा कि क्यों ना 20-20 मिनट के आपको लेक्चर दिया जाए और एक दिन में एक टॉपिक को कवर कराया जाए। ऐसे करोगे तब पर भी मैं पूरा 70 दिन का यहाँ पे डाटा बनाया। 70 दिन में आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि आपका 70-30% सिलेबस भी कम हुआ है, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा वीडियो देने लगा। अब भी आप लोग नहीं देखोगे तो बंद कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर बस क्वेश्चन का वीडियो चलेगा नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप लोग दोनों को देखिए। अब क्वेश्चन से आपका 90% आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप थ्योरी को भी देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आपका तैयार होगा ना, याद भी रहेंगे। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार अपने से कर रहे हो, एक बार हम करा रहे हैं, एक बार थियरी में देख लिए एक ही चीज, क्योंकि वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से चलता है एकदम। पहले मैं पी ब्लॉक पढ़ाया, वर्ग 15 पढ़ाया, 16 पढ़ाया, 17 पढ़ाया। 17 में कल मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ाया था, उससे पहले क्लोरीन का डिकान विधि पढ़ाया था। अब मैं आज विरंजक चूड़ पढ़ाऊंगा, विरंजक चूड़ के साथ ही वर्ग 17 खत्म हो जाएगा। तब फिर वर्ग 18 शुरू करेंगे। वर्ग 18 के फिर वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बताएंगे, अवस्थाडी स्थिति। उसके बाद वर्ग 18 के बाद आपको फिर देखेंगे क्या शुरू करना। आप लोग कमेंट करना कि पी ब्लॉक के बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है, उसी को शुरू करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उपसर्ग संयोजक यौगिक वाला शुरू कर दें, 60 में हो जाएगा, या फिर सोच रहे हैं आणविकता वगैरह शुरू कर दें। जैसा कि भी आप लोग कमेंट करोगे वैसा करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Cl2 का बुझा चूना। बुझा चूना क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ये आपका बुझा चूना होता है, चूना। इससे क्रिया कराते हैं Cl2 का, क्लोरीन का बुझा चूना के साथ क्रिया कराते हैं। क्या बनता है, CaOCl2, ये आपका बनता है, ये CaOCl2 जिसे आप लोग कहते हो विरंजक चूड़। विरंजक चूड़, शाम को विरंजक चूड़ का ये वीडियो है, शाम को 7 से 8 के बीच में आएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, सभी लोग वहाँ पर आना, जरूर देख लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ये H2O बनेगा। ठीक है, विरंजक चूड़ और जल बनता है। और वहाँ पे मैं विरंजक चूड़ बनाने का हेजन केलर विधि बताया हूँ। हेजन केलर विधि इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, शाम को 7 बजे है। यह आपका विरंजक चूड़ बन गया। ठीक है, कैसे, बुझा चूना है, क्लोरीन से क्रिया करा है, विरंजक चूड़ और जल बना। बोलिए हुआ कि नहीं, आपका हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलता हूं इसके नीचे वाले क्वेश्चंस को लेकर। इसके नीचे वाले क्वेश्चंस में अगर जो उस दिन 50 मिनट का लेक्चर था, अब काफी स्टूडेंट देखे भी हैं, अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन एक बार में कर लिए होंगे। वर्ग 17 के तत्व देख लो, कक्षा 12 केमिस्ट्री का नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसमें पूरा पी ब्लॉक के तत्वों का पूरा एक ही साथ लेक्चर है, एक ही प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अगर आप एक ही साथ देखोगे तो 2-3 घंटे में पूरा पी ब्लॉक खत्म कर सकते हो। मैं इस प्रकार से बनाया हूँ, 3 घंटे में खत्म कर सकते हो, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर मैं ऑक्सी अम्ल की अम्लता कैसे देखते हैं ये बताया हूँ,
वैसे यहाँ पर भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखना कैसे देखते हैं। क्या लिखना पहले, सबसे पहले HCl लिखना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। इसकी अम्लता देखने के लिए मैं क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी अम्लता वैसे वैसे बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आपको मालूम होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्लोरीन के स्थान पे यक्स लिखते हैं, साथ में हाइड्रोजन का आपके कितना होता है +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, वही रख देंगे और यक्स का मान आएगा। जैसे जैसे यक्स का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी। चलिए इसमें रखते हैं। इसमें देखिए आपका क्या है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा -2 = 0, तो x का मान क्या होगा +1, तो आपका यहाँ पे +1 क्लोरीन है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले का निकालते हैं। 1 + x - 2 × 2 क्या होगा +3 होगा ना, दोनों ही 4 1 3, हाँ ये होगा आपका 1 + x - 4 से 3 आ जाएगा, ठीक है, +3। इसी तरह इसका निकालोगे +5 होगा, +7 होगा। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्लता बढ़ती है, इसलिए अम्लता का क्रम ये होगा। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि बताने जा रहे हैं आपको। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं? देखिए पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको फिनाल लेना पड़ेगा। फिनाल दुकान से खरीद कर लाना पड़ेगा। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको फिनाल लेना पड़ेगा OH। आप क्या करोगे, इसका क्रिया कराओगे किसके साथ, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, ये सांद्र होता है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से, ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रोमीन जल के साथ ये वाला रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे मैं रिवीजन समान जो करा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से NO2 जुड़ेगा, ये आपका है पिक्रिक अम्ल, यह है आपका पिक्रिक अम्ल। इस तरह से बनता है पिक्रिक अम्ल आपका। अब ये समझना पिक्रिक अम्ल आपका बन गया, नीचे है फिनाल से बेकेलाइट। चूंकि मैं 6 ही क्वेश्चन आपको देता हूँ, आज फिनाल वाला क्वेश्चन आज नहीं बताऊंगा। आप लोग अपने से अगर लिखना चाहते हैं तो किससे क्रिया करके आपको फिनाल बनता है ये कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। कल मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन होगा और कल ही मैं इसका सोल्यूशन शाम वाले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के वीडियो में आप लोग पूरे 83 क्वेश्चन आपके पूरे हुए हैं, तो सभी लोग जो 83 क्वेश्चन कर चुके हैं एक बार अपना क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, क्योंकि संडे को टेस्ट है, तो टेस्ट में ये 83 क्वेश्चन तो आना ही है। बाकी आपको जो P ब्लॉक में अब तक जितना भी पढ़ाया गया है उससे पूछा जाएगा, यानी दोनों से मिलाकर आपके टेस्ट होंगे। और टेस्ट का हो सकता है जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं हम। टेस्ट के बाद संडे को शाम को 8 बजे टेस्ट होगा, आपको मालूम ही होगा 8 बजे टेस्ट लेते हैं, और कैसे टेस्ट देना है ये भी आपको मालूम होगा, बताए थे पिछली बार, इस बार भी मैं बता दूंगा। जो नए स्टूडेंट है टेंशन मत लेना, लेकिन पहले तैयार कर लेना। तैयार क्या क्या करना है, पहले सप्ताह से यानी पहले क्वेश्चन से लेकर 83 क्वेश्चन तक आपको पूरा तैयार करना है। उसमें जितना क्वेश्चन पूछा हूँ उसी में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जो मैं पढ़ाया हूँ वही पूछूंगा, ठीक है, ये समझ लेना मेरे कहने का मतलब है। साथ में जो P ब्लॉक में मैं जितना बताया हूँ जितना पढ़ाया हूँ वो पूछूंगा। ये सभी चीज़ों को आप तैयार कर रखना। संडे को टेस्ट होगा, अच्छे से टेस्ट होगा। टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगी, सेकेंड वाले को मिलेगी, थर्ड वाले को भी मिलेगी। कितना मिलेगा मैं आपको बताया था, फिर भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए, प्राइज पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए, हो सकता है आपको प्राइज जीतने को मौका मिल जाए। साथ में प्राइज जीतने से मतलब ये है कि आप लोग उससे सबसे ज़्यादा प्राइज तो आपकी तैयारी होगी, तैयारी हो जाएगी, पेपर में कैसे लिखना है ये पता चलेगा, क्योंकि ये टेस्ट लिखित के मूड में होना है, यानी कि आपको कॉपी पर लिख कर मुझे भेजना है, ठीक है। अच्छे से टेस्ट होगा, कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे आपको फोटो खींचने का ऑप्शन होगा। जैसे ही क्वेश्चन को आप लोग करोगे, सबसे पहले अपने मोबाइल में फोटो खींच के रख लेना सभी क्वेश्चन को करके। उसके बाद नीचे फोटो खींचने वाले क्लिक करोगे, आपके फोटो आ जाएंगे, फोटो को वहाँ पर अपलोड कर देना, मेरे पास चला आएगा, मैं उसको देखूंगा, जो अच्छे से लिखा होगा उसे मैं प्राइज जो होगी दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को करूंगा, उससे फ़ोन पे बात करूंगा, डायरेक्ट आपको सुनाऊंगा भी, और उनको पेटीएम या फिर जैसे भी ऑनलाइन पेमेंट होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। जो भी प्राइज है मैं आपको पिछली बार बताया था, इस बार भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। 83 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल शनिवार है, और शायद कल शनिवार है, हाँ कल शनिवार है, तो कल फाइनल आपको होगा, उसके बाद संडे को टेस्ट ही होना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन का वीडियो इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और उसके बाद समझिए ये कि एक चीज़ और है, फिजिक्स की क्लासेस की बात कर रहे थे,
तो फिजिक्स की क्लासेस जल्दी शुरू होगी, हो सकता है नवंबर से शुरू हो जाए, क्योंकि थोड़ा समस्याएं हमारे एरिया में नेटवर्क की समस्या है, इसलिए मैं नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। इस वीडियो का भी क्वालिटी आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि नेटवर्क की समस्या है। जैसे ही नेटवर्क की समस्या में रिजॉल्व होता है, इंजीनियर से बात हो रही है, एरिया में पूरे नेटवर्क नहीं आ रही है ठीक से, कोई केबल ओबल में समस्याएं हैं, जैसे ही सही होगी मैं आपको फिजिक्स क्लासेस शुरू कर दूंगा। क्लासेस मैं पूरा तैयार किया हूँ, मुझे 70 दिन कैसे क्वेश्चन देने हैं, क्या क्या पहले पढ़ाना है, क्या बाद में पढ़ाना है, पूरा स्ट्रेटजी तैयार है, बस मुझे आपको देना है। तो टेंशन मत लेना आप लोग, बस पढ़ाई करते रहना। मैं आपसे ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, आपकी तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। जितने लोग मुझे डेली देख रहे हैं, जितने लोग मुझे डेली अपने काफ़ी लिख कर भेज रहे हैं, बस विश्वास बनाए रखना आप लोग लास्ट समय तक, 70 दिनों तक तैयारी करा दूंगा 2020 में ही। हो सकता है फिजिक्स में आपको डेली 8 क्वेश्चन दूं, क्योंकि लेट हो चुका है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।